हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो महिला आरक्षण बिल यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला आरक्षण बिल का पूरा इतिहास क्या है, किस तरीके से यह बिल पास किया गया, और अब जबकि यह बिल एक कानून का रूप ले चुका है तो इसके बाद महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में वो किस तरीके से बदलेगी। और इसके साथ साथ ही एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हालांकि इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन अभी महिलाओं को राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए काफ़ी वक्त, काफ़ी वर्षों का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिल में एक पेंच लगा दिया गया है। तो इन सारी बातों की चर्चा होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 2023-24 में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर होंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, और जो भी इसमें जिस भी मुद्दे पे चर्चा होगी, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको ये सारी बातें याद रह सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि महिला आरक्षण बिल है क्या। तो ये जो महिला आरक्षण बिल है, जिसे वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जाता है, उसके वह सबसे पहली बार यह बिल जो है वो 1996 में लाया गया। और इस बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था इस बिल में की गई है। तो हालांकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहली बार 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे तो पहली बार इस बिल को लाया गया था, और उसके बाद इसे कई बार लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार यह बिल किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या हंगामे का भेंट चढ़ जाता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इसे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने इसे लोकसभा की बजाय राज्यसभा में पहले लेकर आए, ताकि इसको राज्यसभा में, क्योंकि उनका बहुमत था, तो उन्हें लगा कि हम राज्यसभा में पास करवा देंगे तो हो सकता है लोकसभा में भी यह पास हो जाए। और राज्यसभा में इसे पास भी कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में यह पास हो पाता इससे पहले ही लोकसभा भंग हो गया था, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया था, और जिसकी वजह से जो इसकी मियाद थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इस बिल को 1996 में पहली बार लाया गया, फिर इसको 1998 में लाया गया, फिर 2003 में, फिर 2008 में, फिर 2014 में। तो इतनी बार प्रयास किया गया इस बिल को पास कराने का, मगर यह बिल पास नहीं हो पाया था। अब हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए लोकसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं में रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो जब संविधान सभा का में बहस चल रही थी तो उस वक्त भी ऐसा कहा गया था कि जो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा या राज्यसभा में, इसको सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए कुछ सीट को रिजर्व कर दिया जाए, क्योंकि हम वहाँ पे भी देखते हैं कि संविधान सभा में कुल जो स्ट्रेंथ था संविधान सभा में सदस्यों का वह 389 था, और इनमें से सिर्फ 15 महिलाएं ही उसमें चुनकर गई थी। तो उस वक्त के जो भी राष्ट्र निर्माता थे, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो नेहरू जी हों या फिर पटेल, तो उनको ये लग रहा था कि अगर महिलाओं के लिए सीटों को रिजर्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि उनके रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में या फिर विधानसभाओं में नहीं हो बढ़ पाएगी, और इसलिए वो चाहते थे कि महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दिया जाए। लेकिन इसका विरोध कुछ खुद महिलाओं ने ही किया। उनका यह कहना था कि वो अपनी बराबरी के दर्जे पे अपना कोई भी जो अधिकार है उसको बराबरी के दर्जे से हासिल करना चाहती हैं, और उनको ये लगता था कि उनको ये पूरा विश्वास था कि आने वाले वक्त में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी या फिर जो चुनाव लड़ेगी वो अपने संगठन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे, और खुद ब खुद महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। इसके लिए किसी भी तरह के आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। मगर यह जो उनका जो यह विश्वास था या उनके अंदर की जो यह भावना थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लगभग 5% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में, और जो कि इस वक्त आकर लगभग 14% अभी जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वह 14% है।
और यही वजह है कि इस बात की काफ़ी पिछले कई वर्षों से इस बात मतलब महिलाओं की तरफ से जो महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संस्थाएं लड़ती हैं या फिर जो आवाज़ें उठती हैं उन लोगों का यह एक बहुत ही पुराना डिमांड था कि महिलाओं को तब तक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जब तक कि उनके लिए किसी भी तरह का आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। खुद पॉलिटिकल पार्टी कभी भी आगे आकर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे और यही वजह थी कि 1996 में इस बिल को लाया गया और उसके बाद कई बार इसको लाने का प्रयास किया गया मगर हर बार यह पास नहीं हो पाया। मगर 2023 में क्योंकि बीजेपी का मेजॉरिटी था और बीजेपी खुद यह बिल लेकर आई थी तो बीजेपी ने इसे पास करवा लिया। अब इस बिल को पास नहीं होने की एक वजह थी क्योंकि हर बार जब भी हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी मतलब पब्लिकली ये कहती है कि जो भी बड़े बड़े नेता हैं या पब्लिकली ये कहते हैं कि महिलाओं को का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन उनका या कुछ खासकर समाजवादी पार्टी जो उस वक्त जब यह बिल लाया गया तो उस वक्त की एक बहुत बड़ी उनका स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ा था तो उनका यह डिमांड था या फिर जो आरजेडी थी उनका यह डिमांड था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि 33% में से कुछ परसेंटेज सीट जो है वो ओबीसी महिलाओं के लिए भी रिजर्व कर दिया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम बिल को समर्थन नहीं देंगे और इसे पास नहीं होने देंगे और जिसकी वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया था। मगर अभी भी जो यह बिल पास हुआ है उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था इसके अंदर नहीं की गई है। अब ओबीसी महिलाओं के लिए ही क्यों रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का डिमांड कर दिया गया था, एससी और एसटी महिलाओं के लिए क्यों नहीं? तो एससी और एसटी महिलाओं के लिए इसलिए नहीं इसके अंदर रिजर्वेशन के लिए कहा गया क्योंकि पार्लियामेंट में वर्तमान में एससी और एसटी के लिए अलग से कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं जो कि अलग अलग राज्यों में इसकी संख्याएं अलग अलग होती हैं। जिस राज्य में जितने उनकी जनसंख्या जिस आधार पे है उस आधार पे उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। तो एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में अभी रिजर्व हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी रिजर्व हैं, लेकिन ओबीसी के लिए किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिसकी वजह से यह डिमांड किया जा रहा था कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी इसके अंदर प्रावधान रखा जाए। अब एक बात और इस वक्त काफ़ी चर्चा में रही कि सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि राजीव गांधी ने पहली बार महिलाओं के राजनीति में महिलाओं को आरक्षण मिले इसके लिए पहल की थी। अब ये मामला क्या है? तो 1989 में राजीव गांधी एक बिल लेकर आते हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो नगर पालिका हैं या फिर पंचायत हैं, वहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि वो बिल भी पास नहीं हो पाया और वो बिल भी पास नहीं हो पाया था और अगली बार जब नरसिम्हा राव के मतलब उसके बाद बीपी सिंह की सरकार बनती है, चंद्रशेखर की सरकार बनती है, लेकिन उसमें इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं होती है। और फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, राजीव गांधी की हत्या के बाद जब कांग्रेस वापस सत्ता में आती है और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने फिर से इस बिल को संसद में पेश किया और उसके बाद इसे पास कर दिया गया। और उस बिल के पास होने के बाद, उसके कानून बनने के बाद ही राज्यों में जो आप देखते हैं कि पंचायतों में जो बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी या फिर लोकल बॉडीज नगर पालिकाओं में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वो उसी कानून की वजह से भागीदारी बढ़ी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए राजनीति में जो एक आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए थी उसकी पहल राजीव गांधी ने ज़रूर शुरू किया था, लेकिन वो अपने स्तर पर इसे लागू नहीं करवा पाए थे। इस दिशा में पहला कदम पहली जो सफल कोशिश थी वो नरसिम्हा राव की तरफ से हुई थी और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई है। अब आगे हम बात करते हैं कि इस बिल में एक पेच क्या है। तो इस बिल में एक व्यवस्था की गई है कि यह जो कानून अभी बना है उसमें यह अभी मतलब 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया जा सकता। 2024 ही नहीं बल्कि 2029 के चुनाव में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं? क्योंकि इसमें दो पेज है। एक है डिलिमिटेशन। अब आगे हम बात करते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है। तो संविधान में इस तरह की एक व्यवस्था की गई है कि कोई भी एक डिलिमिटेशन कमीशन होगा जो कि हर सेंसस के बाद इसका गठन किया जाएगा और इसका काम होगा कि लोकसभा या फिर विधानसभाओं के क्षेत्र
की जो सीमा है वह किस तरीके से बनी, ताकि कि हर एक क्षेत्र का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। मतलब कि अगर हर एक लोकसभा क्षेत्र में ऐसा ना हो कि कहीं पे 10 लाख लोग वोट कर रहे हैं किसी लोकसभा के लिए, तो किसी लोकसभा के लिए 5 लाख वोट कर रहे हैं। तो ये जो संख्या है वो एक मतलब कमोबेश एक समान रहे, और इसकी व्यवस्था जो है वो डिलिमिटेशन कमेटी जो कमीशन है वो करती है। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, और चुनाव आयोग के अंदर यह काम करता है, और इसके पावर बहुत ज़्यादा हैं। इस जो भी आप व्यवस्था यह कमीशन करेगा उसको कोर्ट में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, वह उनका अंतिम फैसला होता है। तो अभी तक कुल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया। हालांकि ऐसी व्यवस्था है कि हर सेंसस के बाद इसका गठन किया जाना चाहिए, मगर 71 के बाद इसको रोक दिया गया था। तो कब कब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया? पहला जो था वो 1951 में 51-52 में था, जब पहला इलेक्शन हुआ था, और उस वक्त लोकसभा का जो सीटों की संख्या थी वो 494 निर्धारित की गई थी। फिर दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना था 1961 में, और इस वक्त लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर 522 कर दी गई थी। फिर तीसरा बना था 1971 में, और इस वक्त लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई थी, और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, जिसे कि ख़त्म कर दिया गया। तो 1971 में यह जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस वक्त यह व्यवस्था की गई थी कि 2002 तक कि कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं होगा, और जो भी लोकसभा की सीट है, जो भी स्थिति है, वो यथास्थिति बनी रहेगी। इसके पीछे मकसद ये था कि क्योंकि 1971 में एक जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रोग्राम चलाया गया था, और ऐसी सरकार का यह मानना था कि अगर हम जनसंख्या के आधार पर सीटों को कम या बढ़ाएंगे, तो राज्यों का वो मोटिवेशन की जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो एक प्रोग्राम को सही तरीके से सक्सेसफुली चलाने का जो एक मोटिवेशन था वो ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीके से अगर अगली बार अगर डिलिमिटेशन बनता, तो ऐसे राज्यों की संख्या में लोकसभा की संख्या घट जाती, जो कि सही तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की जो प्रोग्राम्स हैं उसको लागू करते। तो इसकी यही वजह थी कि इसको कुछ वर्षों के लिए टाल दिया गया था, और उसके बाद जो दूसरा जो 1971 के बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था वो 2002 में बना था। लेकिन इस 2002 में भी लोकसभा की संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उस वक्त भी एक नियम बनाया गया था कि 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, उसके बाद ही लोकसभा की सीटों को जो भी घटाना है, बढ़ाना है, जो भी मतलब निर्धारित किस तरीके से उसमें परिवर्तन करना है, वो 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसमें डिसाइड किया जाएगा। तो हालांकि 2002 में के बाद क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे जो बड़ा ही अनबैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन था लोगों का। आज भी हम देखते हैं कि लक्षद्वीप में एक लोग MP जो होते हैं वो 50,000 वोट से 50,000 लोग उनके लिए वोट करते हैं। वहीं यूपी में यह संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 15 लाख से भी ऊपर कहीं पे है। तो ये जो पूरा बहुत ज़्यादा ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाए, और फिर जो भी ये अनइक्वल एक जो अनइक्वलिटी आ गई है सारे लोकसभाओं में मतदाताओं को लेकर, उसको सही किया जाए। हालांकि 2002 में जब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ था, तो क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित मतलब में परिवर्तन हुआ था। काफ़ी लोकसभा या फिर राज्य के विधानसभाओं के क्षेत्र जो थे वो इधर उधर किए गए थे, लेकिन संख्या जो थी वो वही रही थी जो पुरानी थी। अब इस बार अभी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो अगला डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जो भी लोकसभा के सीटों का जिस तरीके से निर्धारण होगा, उसके बाद इस रिजर्वेशन को लागू किया जाए। अब अगला जो डिलिमिटेशन होना है वो 2026 के बाद होना है। अब 2026 के बाद जो सेंसस होना है वो 2031 में होना है। हालांकि जो भी लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं इसे लागू किया गया, उनका यह कहना है कि अभी 2021 में सेंसस होना था, मगर अभी हम 2023 ख़त्म होने वाला है, अभी तक हम सेंसस नहीं किया गया है, जबकि विश्व के बाकी सारे देशों ने अपना सेंसस करवाया कोरोना महामारी के बावजूद, मगर हमारे देश में सेंसस नहीं करवाया गया। और आगे कब सेंसस होगा इसके लिए कोई डेट भी नहीं दिया गया, क्योंकि 2024 में फिर से हम इलेक्शन में जा रहे हैं।
तो अब जो भी नई सरकार बनेगी उसके बाद ही सेंसस का जो भी प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो जो 2021 का ही सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, तो 2031 के सेंसस का तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में ये बड़ा ही अनिश्चितता की स्थिति है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा 2026 में। अगर मान लीजिए 2031 में हो भी जाता है सेंसस, तो फिर 2031 के बाद जो चुनाव होंगे वो होंगे क्योंकि 29 में ऑलरेडी चुनाव हो चुका होगा लोकसभा का, तो जो अगला चुनाव होगा 2034 में होगा। तो 2034 से पहले तो किसी भी कीमत पर महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, जो वर्तमान व्यवस्था की गई है उसके तहत। हो सकता है कल को फिर से सरकार का मूड बदल जाए और फिर से एक संविधान, क्योंकि ये जो बिल लाया गया था और ये जो कानून बना है वो 108 संविधान संशोधन के तहत बना गया। हो सकता है कल को इनकी सोच में परिवर्तन आ जाए और फिर से एक चेंज कर दें और इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दें। लेकिन अभी तक जो व्यवस्था की गई है उसके तहत 2034 से पहले यह बिल लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अभी जो इस महिलाओं के लिए यह जो मिठाई दी गई है वो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि ये उनके लिए एक मृग मरीचिका है, जो इल्यूजन बोलते हैं। जब आप गर्मी के महीनों में जब आप रेगिस्तान में जाएंगे या फिर सड़कों पे आप हाईवे पे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि सामने पानी है, बहुत पानी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो आपको पानी मिलता नहीं है, बल्कि वो और आगे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन का पूरा मसला है वो इतने सालों से चलता आ रहा है और अभी इसे लागू भी कर दिया गया, मगर यह 10 साल से पहले इसको यह महिलाओं को मिल नहीं सकता है। तो पता नहीं जो हमारे देश की जो राजनीति में जो पुरुष समाज है वो चाहता भी है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले या नहीं चाहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और शायद आप लोग जो स्कूल में पढ़ रही हैं जो बच्चियाँ, और जब आप लोग इस बड़े होंगे, एडल्ट होंगे और इलेक्शन लड़ने की उम्र के होंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए ये व्यवस्था तब तक यह जो कानून है यह लागू हो जाए होपफुली, और आपको यह अधिकार मिले। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये सारा मसला था वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें किसी भी मत को हमने प्रमुखता नहीं दी है, ना हमने पक्ष की बात की है ना हमने विपक्ष की बात की है। एक महिला होने के नाते जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया, जो कानूनी एंगल इसके थे वो मैंने आपको बताया, जो इसके इतिहास थे वो मैंने बताया। और अगर एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर यह बिल लागू हो जाता है तो यह महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, जहाँ भी वो अपने दम पे आगे बढ़ सकती हैं वहाँ पे वो आगे हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और हर राजनीतिक पार्टी महिलाओं का इस्तेमाल तो करती हैं, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने कैडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो फिर उन्हें नहीं दिया जाता। अगर किसी महिलाओं को अधिकार दिया भी जाता है तो वो महिलाएं होती हैं जो कि किसी न किसी प्रभावशाली परिवार से आती हैं। आम महिलाओं को इस राजनीतिक माहौल में एक सही अधिकार मिलना यह एक बहुत ही मुश्किल मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत ही मुश्किल बात है, एक बहुत ही मुश्किल इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और अगर यह बिल लागू हो जाता है तो शायद यह रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त जबकि महिलाएं भी और पावरफुल होंगी और भी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से भी पावरफुल होंगी, तो राजनीतिक पार्टी मजबूर हो जाएंगे महिलाओं को यह अधिकार देने के लिए, क्योंकि यह उनकी मर्जी पे नहीं, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है और यह हमें मिलना ही चाहिए। तो ये सारे मुद्दे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जो भी फैक्ट्स बताए गए हैं उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए और एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।